अगर किसी देश के इतिहास को समझना हो तो एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है उसे उन विदेशी यात्रियों की नज़रों से देखना जो हजारों सालों से यहाँ आते रहे हैं। तो चलिए आज इस सफ़र पर निकलते हैं और भारत के अतीत की एक झलक देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? देखिए, पुराने ज़माने के बारे में एकदम सटीक जानकारी मिलना तो अक्सर मुश्किल होता है। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि उस दौर का समाज कैसा था, राजनीति कैसे चलती थी या लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे? तो इसका जवाब मिलता है उन डायरियों और किताबों में जो उन हिम्मत वाले मुसाफिरों ने लिखी थीं। उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा उसे अपने शब्दों में कैद कर लिया, और आज यही लेख हमारे लिए मानो अतीत में झांकने की एक खिड़की बन गए हैं। तो आज हम समय के साथ एक यात्रा करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन यूनानियों के खातों से, फिर देखेंगे चीनी विद्वानों की यात्राओं को, उसके बाद मध्ययुगीन दुनिया के इतिहासकारों का सफर, फिर मुगल साम्राज्य का दौर, और आखिर में यूरोपीय शक्तियों के युग पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उन यूनानी यात्रियों से जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारत का पहला डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया। उनकी लिखी बातों ने सदियों तक भारत की एक इमेज बनाकर रखी। जरा सोचिए, जब ये शुरुआती यात्री भारत पहुंचे तो उनका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली और एकदम ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य से हुआ, मौर्य साम्राज्य। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। और इन यात्रियों में जो सबसे अहम नाम उभर कर आता है वो है मेगास्थनीज का। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत थे, और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताब इंडिका में लिख डाला। अब देखिए, इंडिका इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसने हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की एक जबरदस्त तस्वीर दी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र शहर कितना भव्य था, समाज की बनावट कैसी थी और शासन व्यवस्था कितनी कुशल थी, इन सबके बारे में बड़े विस्तार से बताया है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यात्राएं सिर्फ राजनीतिक चीजें देखने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्म की खोज में होने लगी। अब हम बात करेंगे उन चीनी बौद्ध विद्वानों की जो ज्ञान की तलाश में भारत आए थे। इस दौर में 3 बड़े नाम सामने आते हैं: फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। ये सब अलग अलग समय पर भारत आए, लेकिन इन सब का मकसद एक ही था: बौद्ध धर्म के असली ग्रंथों को पढ़ना और पवित्र जगहों की यात्रा करना। इनमें से भी हुएनसांग का काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी किताब सीयू की सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये राजा हर्षवर्धन के समय के भारत का एक जीता जागता दस्तावेज है जो हमें उस दौर के समाज और भूगोल की गहरी समझ देता है। अब हम समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ। इस दौर में दुनिया मानो थोड़ी छोटी हो रही थी, व्यापार के रास्ते खुल रहे थे और भारत आने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही थी। अब सिर्फ यूनानी या चीनी नहीं, बल्कि अरब और यूरोप से भी लोग आ रहे थे। इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। अल बिरूनी जैसे विद्वान थे जो भारतीय साइंस को समझने आए। इब्न बतूता जैसे एडवेंचरर थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अनोखे शासन को अपनी आंखों से देखा। और मार्को पोलो जैसे व्यापारी थे जिन्होंने दक्षिण भारत की दौलत के बारे में दुनिया को बताया। और ये स्लाइड तो बहुत ही मजेदार है। ये दिखाती है कि कैसे एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों से आए लोग एक ही भारतीय साम्राज्य को देख रहे थे। इटली के निकोलो कॉन्टी और फारस के अब्दुल रज़्ज़ाक दोनों ने ही शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा, लेकिन जाहिर है दोनों का नजरिया अलग-अलग था। और अब आते हैं उस दौर पर जिसके किस्से कहानियां आज भी मशहूर हैं, मुगल साम्राज्य का दौर। ये वो समय था जब भारत यूरोप के यात्रियों के लिए एक चुंबक की तरह बन गया था, जो उन्हें अपनी दौलत और शान और शौकत से अपनी ओर खींच रहा था। मुगल दरबार में यूरोपियंस की भीड़ थी और हर किसी का देखने का नजरिया अलग था। फ्रांसवा बर्नियर ने एक डॉक्टर के तौर पर औरंगजेब के शासन का क्रिटिकल एनालिसिस किया, तो वहीं टैवर्नियर जो एक जौहरी थे, उनका पूरा ध्यान भारत के डायमंड ट्रेड पर था। और मनुची ने तो एक दरबारी बनकर दरबार के अंदर की कहानियां लिखीं। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो दौर है जब इन यात्राओं का मकसद सिर्फ घूमना फिरना या चीज़ों को समझना नहीं रह गया था। अब ये यात्राएं सीधे सीधे व्यापार और फिर धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता से जुड़ गईं। यहाँ हम देखते हैं कि विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो जैसे शुरुआती अंग्रेज जहांगीर के दरबार में पहुंचे और उनका मकसद एकदम साफ था: ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार करने में छूट हासिल करना। बस यहीं से कहानी का रुख बदलने वाला था। और इस बदलाव का एक बहुत बड़ा सबूत है जेम्स मिल की किताब। यहाँ भारत के बारे में लिखने का मकसद अब सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं था, बल्कि ये इतिहास लिखना था,
लेकिन ये वो इतिहास था जिसे खास राजनीतिक नजरिए से, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल नजरिए से लिखा जा रहा था। तो आइए इस पूरी 2000 साल की यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। हमने मेगास्थनीज के साथ मौर्य साम्राज्य से शुरुआत की, फिर गुप्त और हर्ष के युग में फायान और ह्वेनसांग के साथ आगे बढ़े, सल्तनत काल में इब्न बतूता को देखा, मुगल साम्राज्य में बर्नियर के अवलोकन को समझा और आखिर में सर थॉमस रो के साथ ब्रिटिश युग के शुरुआती दिनों तक पहुंचे। और यहीं से मकसद में एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जैसे शुरुआती ब्रिटिश लोग सिर्फ घूमने नहीं आए थे। नहीं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे जिनका एक ही मिशन था, जहांगीर के दरबार में व्यापार की इजाजत लेना और अपना प्रभाव जमाना। यहां से यात्रा का मकसद सिर्फ देखना समझना नहीं, बल्कि एक एक्टिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगेजमेंट बन गया। देखिए, ये सिर्फ ट्रैवल डायरीज नहीं है, ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली के वो कीमती टुकड़े हैं जो शायद खो गए होते। ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जो गैप्स हैं उन्हें भरते हैं, और सबसे बढ़कर ये दिखाते हैं कि उस समय बाकी दुनिया भारत को कैसे देखती थी। और इसी इमेज ने सदियों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड को शेप दिया। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर आज कोई विदेशी यात्री हमारी दुनिया के बारे में लिखे तो वो किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहेगा? वो हमारे समाज के बारे में क्या लिखेगा? क्योंकि एक बात तो तय है, इतिहास लगातार लिखा जा रहा है और पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है।